हिंदुस्तान के नंबर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत है। राजस्थान 360 चैनल पर आपका स्वागत है। एक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप राजस्थान स्टेट के सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री और हिस्ट्री से नेट हूँ और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 15 इयर्स का है और मैंने 2018 में टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है। ठीक है, तो आप यदि अनअकैडमी का कोर्स लेते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डिस्कशन भी एंगेज कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भी जा सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, यानी आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ना वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे। अपने आप की जो तैयारी है ना उसे आप चेक कर सकेंगे रेगुलर मॉक टेस्ट के द्वारा, क्विजेज के द्वारा, और अच्छी तरह जो एनालिसिस है वो भी कर सकेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। आप जो हमारी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से कभी भी किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सत्र है जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। प्री प्लान बाय अनअकैडमी। तो अभी आप है ना 50+ टॉप जो एजुकेटर है उनके उनसे स्टडी चुन सकते हो, जिसमें आपको 500+ फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट होंगे, फ्री लाइव क्विजेज होंगे जिसमें 20,000+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डेली T20 फ्री लाइव क्विज होंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने होंगे। अभी एशिया फ्री रिवीजन कैंप भी चल रहा है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, इंडिया जियोग्राफी है, इंडिया एंड राजस्थान इकोनॉमी है, साइंस है, राजस्थान जियोग्राफी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है। ठीक है ना, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो एसीएफ रिवीजन करने का ब्रह्मास्त्र है, फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है अभी। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि अनअकैडमी जो ऐप है वो डाउनलोड करना है और मेरा जो कोड है DPS10 उस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए उसका यूज करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फ्री क्लास और प्लस क्लास में फ़र्क क्या है? फ्री क्लास में तो आपको लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, लेकिन प्लस क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। फ्री क्लास में आपको ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लेकिन प्लस क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। फ्री क्लास में ओकेजनल PDF या नोट्स मिलते हैं, लेकिन प्लस क्लास में अनलिमिटेड PDF या नोट्स मिलते हैं। फ्री क्लास में लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होते हैं, जबकि प्लस क्लास में सारे जितने भी डाउट हैं वो सॉल्यूशन होते हैं टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो ये प्लान भी हैं, मंथली भी है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, 12 मंथ्स है और 24 मंथ्स। 12 मंथ्स का जो प्लान है उसमें आपको 7,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। मीन 7,000 रुपीज़ हैं, लेकिन यदि देने कितने पड़ेंगे, यदि आप मेरा कोड यूज करोगे DPS10, ठीक है ना, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको देने होंगे 6,300 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद में एक 24 मंथ्स का प्लान है जो 8,400 रुपीज़ का है, लेकिन आप यदि मेरा कोड यूज कर दो DPS10 तो इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके पड़ेगा 7,560 रुपीज़ में। ठीक है, अभी RPSC-RS फाउंडेशन बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है 2022 का, जिस जो 12 महीने का है। बहुत ही अच्छा बैच है, यदि आप RS की तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा बैच है दोस्तों। इस कोर्स को जरूर लीजिए यदि आप RS की तैयारी करने को इच्छुक हो। इसमें भी मेरा जो रेफरल कोड DPS10 आप यूज करोगे तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, RPSC SI बैच कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो चुका है। SI की भर्ती आ गई है राजस्थान में, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और यदि आप ये कोर्स लेते हो तो आपको इसमें भी
DPS 10 यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी लीजिए, क्योंकि आगे 1 मार्च से जो डिस्काउंट है ना वो 5% होने जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी रीट लेवल सेकंड का, SST का, साइंस का इनका क्रैश कोर्स भी आ गया है, तो ये भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए भी आपको मेरा कोड यदि यूज करते हो DPS 10, तो इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया। अभी 1 मार्च से जो RPSC कैटेगरी सब्सक्रिप्शन है ना, उस पर डिस्काउंट 10% से बदलकर 5% होने जा रहा है। तो 10% लेने के लिए अभी जल्दी यूज करें मेरा कोड DPS 10, ठीक है। तो अब प्रश्नोत्तरी है। आज मैं आपको रीट, SI और जो आगे RS वगैरह पढ़ती है उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, ठीक है ना। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको इसमें भाग लेना है। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ रहा है पहला क्वेश्चन। पल्लवों के बारे में गलत कथन बताएं। उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, आलवारों को संरक्षण दिया, तंजौर को राजधानी बनाई, श्रीलंका का उनके साथ संपर्क था। गलत कथन बताएं। चालुक्यों से युद्ध किया, आलवारों को संरक्षण दिया, तंजौर को राजधानी बनाई, श्रीलंका को उनके संपर्क था। तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए। चालुक्यों से युद्ध किया था, आलवारों को संरक्षण दिया था, तंजौर को राजधानी बनाई, श्रीलंका का उनके साथ संपर्क था। तो इसका जो आंसर है ये C आएगा। ये तंजौर नहीं है, वैसे तंजौर है, ठीक है ना। तो तंजौर यानी तंजौर को इन्होंने राजधानी नहीं बनाई थी। चालुक्यों से इनका युद्ध हुआ ही था, वातापी के चालुक्यों के साथ। वातापी के जो चालुक्य थे ना, उनके साथ इनका पल्लवों का संघर्ष हुआ था। ठीक है। आलवारों को संरक्षण इन्होंने दिया था। दरअसल ये सैवी थे और इसीलिए उन्होंने वैष्णव को भी संरक्षण दिया। हालांकि ये नैनवार थे खुद, लेकिन आलवारों को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। श्रीलंका के साथ भी इनका संपर्क था। दरअसल नरसिंह वर्मन फर्स्ट था ना, उसने श्रीलंका में सेना भी भेजी थी वहां के शासक के सहायता के, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? C आएगा। कि पल्लवों के बारे में गलत कथन क्या है कि तंजौर को राजधानी इन्होंने नहीं बनाई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। हर्ष के समय की प्रमुख घटना है। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध, पुलकेशिन द्वितीय से मैत्री संबंध, गुणों का आक्रमण, गौड़ नरेश शशांक से मैत्री संबंध। बताइए, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी। हर्ष के समय की प्रमुख घटना है कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध, पुलकेशिन द्वितीय से मैत्री संबंध, गुणों का आक्रमण, गौड़ नरेश शशांक से मैत्री संबंध। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है दोस्तों। इसका आंसर आएगा कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध, ठीक है ना। ये सही घटना है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो भाई था जिसका नाम था राज्यवर्धन, उसकी तो हत्या करवाई थी किसने? शशांक गौड़ ने। इसका मतलब इसको तो इससे तो बदला लिया था हर्षवर्धन ने। शशांक गौड़ से मैत्री संबंध होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शशांक गौड़ है ना, उसके खिलाफ, दोबारा लिख देता हूँ, शशांक गौड़ है, उसके साथ जो युद्ध हुआ था उसके लिए भास्कर वर्मा ने अपने दूत हंसबेग को भेजा था, ठीक है ना। और कहा था भी जाओ और हर्षवर्धन से कहो कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इसलिए ये सही है। पुलकेशिन द्वितीय से मैत्री संबंध नहीं थे, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके साथ भी इसका युद्ध हुआ था। बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ने तो इसे पूरी तरह से पराजित किया था। किसको? हर्षवर्धन को। हुणों का आक्रमण भी इसके समय नहीं हुआ था, क्योंकि हुणों का तो इसके पिता, जिसका नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन, उसने हुणों का दमन किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? ए आएगा। कौन सा आंसर आएगा? ए, कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से इसने मैत्री संबंध बनाए।
तीसरा क्वेश्चन, परम एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? 30 सेकंड आपके पास। ऑप्शन है श्वेता श्वेतर उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है मुंडक उपनिषद और चौथा है मांडुक्य उपनिषद। बताइए जल्दी, 30 सेकंड है आपके पास। आपका टाइम पूरा हुआ। इसका आंसर आएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु के बीच में एक संवाद है और उसमें परमा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में चर्चा की गई है, इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? बी, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुर्वस थे दो सेना नायक, दो भाई, दो राज्य, दो जन। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, जल्दी कीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुर्वस क्या थे? दो सेना नायक, दो भाई, दो राज्य, दो जन। बताइए बताइए जल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दो जन। ही आंसर आएगा। असल क्या है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई थी वो जन होती थी। क्या होती थी? जन। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, कौन सा मंडल है? 7वां मंडल है। उसमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है, दासराज्य या दसराज युद्ध का। कौन से युद्ध का वर्णन है? दासराज्य या दसराज युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। ठीक है ना? तो इसमें लिखा गया है कि जो सुदास है, सुदास, उसने 10 राजाओं को पराजित किया था। यानी भरतजन का एक शासक था, भरतजन का शासक था जिसका नाम था सुदास। और ये जो सुदास है ना, इसने वरुष्णी नदी के किनारे दस राजाओं को पराजित किया। इनमें 5 आर्य जन थे और 5 जन कैसे थे? अनार्य थे। ठीक है ना? ऐसे थे। अब आर्य जन की बात कर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर इसी में, इसमें दिया गया कि आर्य जन थे, एक तो था पुरु और एक था यदु और एक था तुर्वस, एक था द्रोहयु और एक था अनु। ये 5 आर्य जन थे। तो इसमें आ रहे हैं ना आर्य, यदु और तुर्वस। यही तो पूछा है, यदु और तुर्वस क्या थे? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? 2 जन। चौथे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया आपके? डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पूरों को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है, ऋतु का धारक था। टाइम शुरू हो गया आपका, 30 सेकंड आपके पास। इन ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पूरों को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित हैं, या वह ऋतु का धारक था? बताइए।
कौन सा होगा इसमें? जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। उसे बोझ एवं सोमरस प्रिय थे, सही है, तभी तो इसे सोमपाल कहा गया है। ठीक है ना, ये पुरों को नष्ट करने वाला था, इसीलिए इसे पुरंदर भी कहा गया है। सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है, यानी जितने भी देवता हैं ना, उनमें सर्वाधिक सुक्त इसे ही दिए गए हैं 250। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। विभोज एवं सोमरस पानी से प्रिय थे, पुरों को ये नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त भी इसे ही संबोधित है, वह ऋतु का धारक था, ये सही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए जो पांचवा जो क्वेश्चन है उसका जो आपके आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? डी आएगा। ठीक है, इंद्र आपको पता ही है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और ये देवताओं का राजा था। देवताओं का राजा था कौन? इंद्र। ठीक है, तो इंद्र के विषय में ये चीज सही नहीं है कि ऋतु का धारक, क्योंकि ऋतु का धारक कौन था? वरुण देवता था। ऋतु का धारक कौन सा देवता था? वरुण देवता। ठीक है, तो इसलिए पांचवा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा आपके? डी आएगा। छठे क्वेश्चन में चलते हैं। अपने पुरोहित के साथ विदेद माधव है, ये विदेद मानव नहीं है, सही लिख देता हूं। ये पूर्व की ओर प्रवचन की कथा किसमें है? सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। टाइम शुरू हो रहा है आपका। यानी अपने पुरोहित के साथ विदेद माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा किसमें वर्णित की गई है? सतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, या बृहदारण्यक उपनिषद में? ठीक है, किसमें वर्णित की गई है? छठे क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है जल्दी से, टाइम आपका खत्म होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ए, सतपथ ब्राह्मण। यानी इसका जो उल्लेख है वो किसमें दिया गया है? सतपथ ब्राह्मण में दिया गया। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। दरअसल क्या है कि एक शासक था जिसका नाम था विदेद माधव। ठीक है, उसे दुनिया से पूरी तरह से नफरत हो गई थी। विदेद माधव है ना, पूरी तरह से दुनिया से नफरत करने लगा था, और इसीलिए इसने तय किया था कि वो पूरे संसार को नष्ट कर देगा। इसलिए इसका एक पुरोहित था जिसका नाम था गौतम राहुगण। पुरोहित का नाम क्या था? गौतम राहुगण था। तो अपने पुरोहित के साथ यानी गौतम राहुगण के साथ इसने तय किया कि वो दुनिया को नष्ट करेगा। लेकिन कहते हैं कि ये जलाते जलाते सदानीरा नदी के पास जाकर रुक गया। सदानीरा नदी है ना, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? गंडक नदी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाकर के ये रुक गया था, यानी इसके आगे के क्षेत्र को ये नहीं जला पाया था। ठीक है, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सतपथ ब्राह्मण। ठीक है ना, यानी अपने पुरोहित के साथ विदेद माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्न में किसमें वर्णित है? तो किसमें वर्णित है? ये सतपथ ब्राह्मण में। छठे का जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। सातवां क्वेश्चन देखो। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नलिखित में सत्य है? इसमें हिमवत एवं मुंजवत का उल्लेख है, इसमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावर्त और दक्षिणावर्त का उल्लेख है, इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना व गंगा के पश्चिम में बहती है, इसमें कुरु, पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है। ठीक है, दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो टाइम शुरू होता है, बताइए। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हिमवत एवं मुंजवत का उल्लेख है। दूसरा है इसमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावर्त और दक्षिणावर्त का उल्लेख है। तीसरा है इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम में बहती है। और चौथा है कुरु, पंचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है। बताइए।
कौन सा होगा इसमें? तो आपका टाइम खत्म हो गया है। आपको याद रखना है कि इसमें आएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि कुरु पांचाल और इक्ष्वाकु का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो कुरु जनपद और पांचाल जनपद हैं ये आए थे उत्तर वैदिक काल में। इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख भी किसमें मिलेगा? उत्तर वैदिक काल में। इसमें ये नहीं मिलता है। बाकी और सारे हैं। हिमवंत और मुंजोत का उल्लेख है। हिमालय पर्वत है उसे हिमवंत कहते थे, उसकी चोटी को क्या कहा जाता था? मुंजोत कहते थे, ठीक है ना। भौगोलिक शब्द हैं जैसे आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, ये भी उल्लेख है। अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम में बहती है, ये भी सही है, लेकिन ये डी गलत है कि कुरु पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का जो उल्लेख है वो इसमें नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? डी आएगा। कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? पहला ऑप्शन है बोध गया, बोध गया नहीं है, क्या है? बोध गया। दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है लुम्बिनी, चौथा है सारनाथ। टाइम शुरू होता है आपका। आप इस स्थान पर अशोक ने भूमि कर 1/8 भाग कर दिया था घटा करके। बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, सारनाथ, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या सारनाथ? टाइम खत्म हो गया है। इसका जो आंसर होगा वो लुम्बिनी होगा। तो लुम्बिनी है, ये आपको पता है कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध का ये जन्म स्थल था। तो बुद्ध का जन्म स्थल था कौन सा? लुम्बिनी, ठीक है ना। जब अशोक लुम्बिनी में गया था तो वहां पर भूमि कर है ना वो घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने अभिलेख के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की? अभिलेख नहीं है ये, अभिषेक है। थोड़ा मैं सही कर अभिषेक। अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में? चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष, 20वें वर्ष? टाइम शुरू हो रहा है। अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 20वें वर्ष में? जल्दी बताइए। अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में या 20वें वर्ष में? कब प्राप्त की थी? ठीक है, तो टाइम पूरा हो चुका है। इसका आंसर आएगा बी, 8वें वर्ष में, ठीक है। दरअसल आपको पता ही है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में, और इसने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक का कौन सा वर्ष हो गया फिर? 8वां वर्ष। इसीलिए 9वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आंसर क्या आएगा? 8वें वर्ष में, यानी 8वें वर्ष में राज्याभिषेक के कलिंग विजय प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है आपको सही उत्तर। विशाख दत्त चिकित्सा, राहमेर नाटक, चरक खगोल विज्ञान, ब्रह्मगुप्त गणित? शुरू होता है टाइम, बताइए। आप बता दीजिए, ए का किसके साथ होगा, बी के किसके साथ, सी के किसके साथ, डी का किसके साथ? जल्दी बताइए। विशाख दत्त, राहमेर, चरक और ब्रह्मगुप्त दिया, इधर सुमिलित करना है। चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और
ये टाइम पूरा हो गया है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो विशाख दत्त है वो आपको पता है नाटककार था जिसने मुद्रा राक्षस जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। ये तो इसके साथ चला जाएगा। वराह मिहिर आपको पता है कि कैसा था, खगोल विज्ञानी था, इसके साथ चला जाएगा। चरक है वो क्या था, एक चिकित्सक था। और ब्रह्मगुप्त क्या था, एक ये विशाख दत्त की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किसकी, विशाख दत्त की। राहमेर की कौन सी है भाई, भरत संहिता, लघु जातक, वरद जातक। चरक है उसकी कौन सी है, चिकित्सा की पुस्तक। ब्रह्मगुप्त है उसने कौन सी लिखी थी, एक तो ब्रह्म सिद्धांत लिखी थी, वेदांग ज्योतिष भी लिखी थी, ठीक है ना। तो इसलिए 10वां जो क्वेश्चन है उसमें विशाख दत्त तो किसके साथ होगा, नाटक के साथ। वराह मिहिर किसके साथ होगा, खगोल विज्ञान के साथ। जो चरक है वो किसके साथ होगा, चिकित्सा के साथ होगा। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त किसके साथ होगा, गणित के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में। गुप्तोत्तर कालीन कर प्रणाली का सबसे सामान्य लक्षण क्या था, हाथियों पर कर, लोक मनोरंजन के स्थानों पर कर, बाग लागू करना, पूजा स्थानों तीर्थ पर कर एवं शुल्क। स्टार्ट कर, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी दीजिए। गुप्तोत्तर कालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण क्या था, कि गुप्तोत्तर काल में हाथियों पर कर लगाया गया, या लोक मनोरंजन के स्थानों पर कर लगाया गया, या बाग लागू किया गया, या पूजा स्थानों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क लगाया। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपके डी आंसर, पूजा स्थानों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क लगाया गया। 11वें का आंसर कौन सा आएगा, डी। 11वें का आंसर कौन सा आएगा, गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण क्या था, पूजा स्थानों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क लागू करना, ठीक है ना। दूसरी डी ऑप्शन आएगा इसमें। एक्चुअल में क्या था कि गुप्तोत्तर काल में अचानक ही क्या कर दिया गया था, कि जो पूजा स्थान और तीर्थ थे ना, उनके ऊपर कर लगा दिया गया था। यानी उन पर एक कर लगाया जाता था जिसे तीर्थ यात्रा कर कहते थे। तो दरअसल हिंदू धर्म में यह सही नहीं माना जाता था कि किसी भी हिंदू यात्री से कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा, पूजा स्थान एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज के काल में खेती की सिंचाई घटी क्षेत्र द्वारा होती थी, ये किसका कथन है, सिंचाई है, क्या नाम है ये? सिंचाई। पहला ऑप्शन है वेनसांग, दूसरा है सुबंधु, तीसरा है बाण, चौथा है दंडी। टाइम शुरू हो रहा है आपका, बताइए किसका कथन है। अर्श के काल में खेती की सिंचाई घटी क्षेत्र द्वारा होती थी, यह किसका कथन है, वेनसांग, सुबंधु, बाण या दंडी, इसका कथन माना जाता है, बताइए। बताइए। इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, ए आएगा, ए आंसर आएगा वेनसांग। यानी वेनसांग ने बताया है कि जो सिंचाई है वो गड्डी क्षेत्र द्वारा होती थी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि वेनसांग है ये हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था।
इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज्य रथ। टाइम शुरू होता है आपका, बताइए। द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ या धर्मराज्य रथ। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज्य रथ। ठीक है, जल्दी बताइए आप इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो होगा द्रौपदी रथ। ठीक है ना, जो 13वां क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा, द्रौपदी रथ। ठीक है ना, यहाँ पर जो रथ है ना उनमें सबसे बड़ा जो रथ है वो कौन सा है? धर्मराज रथ है। और सबसे छोटा जो रथ है वो कौन सा माना जाता है? द्रौपदी रथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। परमदेह शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? परमदेह शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है, बताइए। पूर्व वैदिक ग्रंथों में, पूर्व बौद्ध ग्रंथों में, गुप्त पूर्व अभिलेखों में या गुप्तोत्तर अभिलेखों में? बताइए, परमदेह शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? पूर्व वैदिक ग्रंथों में, पूर्व बौद्ध ग्रंथों में, गुप्त पूर्व अभिलेखों में, गुप्तोत्तर अभिलेखों में। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुप्तोत्तर अभिलेख। कौन सी? नेक्स्ट है, किसने सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? यानी किसके समय थी? क्वेश्चन है, किसके समय सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? कांच, रामगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। बताइए आप कि किसके समय सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? कांच, रामगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। ठीक है, आपको याद रखना है ये मिलावट किसके समय थी। बताइए जल्दी। कुमारगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के समय, रामगुप्त के समय या कांच के समय? ये मिलावट स्कंदगुप्त के समय थी। ठीक है ना, वैसे गुप्त काल में सोने के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे सबसे पहले, लेकिन इन सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट जो थी ना वो किसके समय होती थी? स्कंदगुप्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था? तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु, कुशीनगर। कौन सा था? फाहियान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था? तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु या कुशीनगर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुशीनगर। सेकंड के समय भारत आया था। ठीक है ना, और उसने वर्णन किया था कौन से ग्रंथ में? फाको की। इस ग्रंथ में इसने बताया कि उस समय जो कुशीनगर था ना वो उजड़ी अवस्था में था। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है? उच्चरित असवघोष, मर्चकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, व्रत संहिता आर्य। कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है? बुच्चरित असवघोष, मर्चकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, व्रत संहिता आर्यभट्ट।
कौन सा सही नहीं, ये आपको बताना है। उच्चरित असोगोस, मर्चकटिकम सुदरक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, और डी ऑप्शन है व्रत संहिता आर्य भट्ट। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है डी ऑप्शन, व्रत संहिता आर्यभट्ट ने नहीं लिखी। आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम, जबकि व्रत संहिता किसकी रचना है, वराह मिहिर की रचना है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, डी आएगा। कौन सा आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी, राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की या प्रतिहारों की। राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की, प्रतिहारों की, किसकी विजय हुई। त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी, राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की या प्रतिहारों की। चार ऑप्शन आपके सामने। याद रखना है कि ये जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था इसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों ने भाग लिया। अंतिम रूप से विजयी रहे थे प्रतिहार। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी करते हैं। सबसे पहले भारत कौन आया था इनमें, मैक्सनीज आया था, इब्न बतूता आया था, फाहियान आया था या मार्क पोलो आया था। चार ऑप्शन है। सबसे पहले भारत कौन आया था, मैक्सनीज, इब्न बतूता, फाहियान या मार्क पोलो। बताइए सबसे पहले भारत कौन आया था, मैक्सनीज, इब्न बतूता, फाहियान, मार्क पोलो, कौन आया था सबसे पहले। याद रखना है कि इसका ऑप्शन पहला ही होगा। पहले सबसे पहले मैक्सनीज था। कौन आया था, मैक्सनीज। क्योंकि मैक्सनीज तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, इब्न बतूता सल्तनत काल में आया था, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, मार्क पोलो आया था विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय। इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य वंश का अंत किसने किया था। ऑप्शन है आपके सामने, सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश। मौर्य वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था, सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश, किसने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसका अंत किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है कि बृहद्रथ की हत्या की थी सुंग वंश के शासक जो पहला बना था पुष्यमित्र सुंग ने, जो सेनापति था बृहद्रथ का। इसलिए 20वें का कौन सा आएगा, ए है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, महाकश्यप, मिलिंद, महेंद्र या मोगलीपुत्तिस, इससे किया था। चार ऑप्शन है, महाकश्यप, मिलिंद, महेंद्र और मोगलीपुत्तिस। जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे ना महेंद्र और संघमित्रा, तो महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, ये बताना। याद रखना है कि इसने मोगलीपुत्तिस से अध्ययन किया था। मोगलीपुत्तिस वही जिसने तीसरी बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की। प्रथम ज्योतिषी जिसने ये पता लगाया कि पृथ्वी दूरी पर घूमती है, कौन था। वर्धुमन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, विजयनंद। ठीक है, तो प्रथम ज्योतिषी जिसने पता लगाया कि पृथ्वी दूरी पर घूमती है कौन था, वर्धुमन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, विजयनंद। बताइए। तो ये पता लगा लिया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, वर्धुमन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या विजयनंद। याद रखना है कि इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम पुस्तक में बताया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है।
कौन सा गुप्त वंशीय शासक था जो 100 युद्धों का विजेता माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है समुद्रगुप्त, फिर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद में है स्कंदगुप्त। ऐसा कौन सा शासक था जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। याद रखना है ये कहा गया था समुद्रगुप्त को, इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा? बी आएगा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। इस लेख में सती की घटना का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं? हिरण्यलेख, भित्रीलेख। हिरण्यलेख कहाँ पे? एमपी में। भित्री यूपी में। विदिशा लेख कहाँ पे? एमपी में। या प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश में। किस लेख में सती प्रथा की घटना का वर्णन है? हिरण्यलेख, भित्रीलेख, विदिशा लेख या प्रयाग लेख। तो याद रखना है इसका आंसर होगा हिरण्यलेख। ये लेख 510 ईस्वी का है और सबसे प्राचीन लेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन है। मौर्य शासन के बारे में गलत क्या है? मौर्य शासन है उसके बारे में क्या गलत है? पहला ऑप्शन है शैव धर्मराज के धर्म बन गया था। भारत का इजिप्ट तथा सीरिया के साथ संबंध था। दास प्रथा काफी प्रचलित थी। विदेशी सोना भारत में आया था। शैव धर्मराज के धर्म बना था, या भारत का इजिप्ट तथा सीरिया के साथ संबंध था, दास प्रथा काफी प्रचलित थी, या विदेशी सोना भारत में आया था। याद रखना इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। शैव धर्मराज के धर्म बन गया था, जो कि नहीं बना था। ठीक है, ये ऑप्शन। रज्जु कौन थे? चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, या शक सेना में सैनिक। रज्जु कौन थे? चोल राज्य के व्यापारी थे, या मौर्य शासन के अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे, या शक सेना में सैनिक थे। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा? याद रखना इसमें आएगा मौर्य शासन के अधिकारी, बी ऑप्शन। राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह किसका कथन है? यानी राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह किसका कथन है? कौटिल्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का, या मनु का। यानी एक कथन है जो कि काफी प्रसिद्ध माना जाता है राजनीतिक दृष्टि से कि राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। इसने कहा था कौटिल्य ने, हेरोडोटस ने, पाणिनि ने कहा था, या फिर ये कहा गया था मनु के द्वारा? इसके द्वारा कहा गया था। याद रखना ये कौटिल्य ने कहा था अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका, पुराणों में, मुद्रा राक्षस में, या दिव्यवतान। मौर्य काल की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस है, और अगला ऑप्शन क्या है आपके सामने? दिव्यावतान है। यानी किसमें नाविक जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? याद रखना है कि यह मिलता है इंडिका में, जो मैक्सनीज ने लिखी थी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कारसापण, दिनार, या पण। गुप्त शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे चांदी के, उन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है ना, आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा इसका आंसर रहेगा। रूपक, क्योंकि गुप्त शासकों ने, आपको पता है, चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा चलाए थे। सोने के सिक्के भी उस काल में चले थे, लेकिन ये चांदी के सिक्के कहलाते क्या थे, ये आपको बताना है। रूपक कहलाते थे, कारसापण कहलाते थे, दिनार कहलाते थे, या पण कहलाते थे? ठीक है, आपको याद रखना है जो 29वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी, पण। मिहिर कुल कौन था? शक था, गुर्जर था, कुषाण था, या हुण था? मिहिर कुल एक आक्रमणकारी था जिसने गुप्त काल के समय आक्रमण किया था।
ये सकवा से संबंधित था, ये गुर्जर से था, या कुषाण से था, या हूण से था? आंसर बताइए जल्दी से। मीरकुल, शक, गुर्जर, कुषाण या हूण क्या था? इसमें क्वेश्चन का आंसर तो इसका आएगा डी, हूण आक्रमणकारी था मीरकुल जो भारत में आया था। ठीक है, धन्यवाद। अनअकैडमी से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।